अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के अंदर। हम पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की हम बुनियादी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की बुनियादी चीज़ों के बारे में। जो हमारा लास्ट लेक्चर था, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है। केमिस्ट्री के अंदर हम किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था, और ब्रांचेस के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 1-2 के अंदर। अगर आपने लेक्चर 1-2 नहीं देखे हैं आप, तो पहले आप जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएंगे, नीचे प्लेलिस्ट के अंदर भी उसका लिंक मौजूद होगा, और साथ में वो आपको कहाँ पर मिल जाएंगे? ऐप पर भी मिल जाएंगे। बिल्कुल सही। आते हैं, अब हम बात करते हैं आज के लेक्चर की। लेक्चर नंबर 3 की, लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री की अहमियत क्या है? इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस क्या है केमिस्ट्री की? हम ये डिस्कस करते हैं। ये सवाल हमसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर पूछा जा सकता है सेक्शन बी के अंदर। पहले तो हम इसको समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आइए जरा पढ़ते हैं पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, केमिस्ट्री एक एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल साइंस है। इतनी प्रैक्टिकल साइंस है कि आप उसको अपने घर के अंदर भी देख सकते हैं। जैसे कि आपके किचन के अंदर जो भी कुछ चल रहा है, जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं, खाना पक रहा है, खाना सर्व हो रहा है, या कुछ भी बनाया जा रहा है, वो किचन किचन के अंदर केमिस्ट्री चल रही है सारी की सारी। ठीक है। इस तरह आपके टॉयलेट्स के अंदर अगर आप देखेंगे, तो जो भी टॉयलेटरीज हैं, जिसमें टिश्यूज शामिल है, जिसमें सोप शामिल है, और इस तरह से जो डिटर्जेंट शामिल हैं, ये सब कुछ आया है केमिस्ट्री की वजह से, यानी कि केमिकल्स हैं ये सारे के सारे। इस तरह से अपने आसपास नजर दौड़ाइए, आपको अपने घर में फर्नीचर नजर आएगा जो कि लकड़ी से बना है। फर्नीचर सारा लकड़ी से बना है, वुड से बना है, और ये वुड जो है वो भी केमिस्ट्री के वजह से ही हम आज के दिन उस हालत में देखते हैं जिस हालत के अंदर हम आज के दिन देखते हैं। यानी कि इतनी रिफाइन लकड़ी होती है कि हम उससे फर्नीचर बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते हैं, अलमारियां बनाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात कि केमिस्ट्री एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल साइंस है। केमिस्ट्री की वजह से ही हम हमें फूड मिल पाता है। यानी कि ऑब्वियसली फूड तो हमें खाना तो अल्लाह ताला, रिस्क तो अल्लाह ताला ही देते हैं, रिस्क तो अल्लाह ताला की ज़ात हमें देने वाली है। लेकिन बात यह है कि इसका मुराद ये है कि जो खाना बनने का, यानी कि जो खेती बाड़ी से लेके खाने पकने तक का जो प्रोसेस है, उसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड है। ठीक है। इस तरह कपड़े बनाने के प्रोसेस के अंदर केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड है, शेल्टर्स के अंदर केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड है, यानी घर जो बनाते हैं घर के अंदर सीमेंट कौन सी लगेगी और मार्बल्स कौन से लगेंगे, इन सब के अंदर भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इट मैटर्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। केमिस्ट्री की वजह से हमें क्या पता लगता है कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो डिस्कवर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी सेहत इनहेंस होती है, हमारी हेल्थ बढ़ सकती है। सही ना? हम अब अपनी सेहत को बढ़ा सकते हैं और अपने लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, हेल्दी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है। अब एक छोटा सवाल आ सकता है, वो छोटा सवाल आ सकता है ये एमसीक्यूज का, रैंडम, बिल्कुल रैंडम, के केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक इट इज एन एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल साइंस। ये जो है एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल साइंस है, तो इसका आंसर क्या है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल साइंस है। आगे बढ़ते हैं। जो अब हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, ये लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर 3 खत्म हो चुका है, लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर 3 और लेक्चर 4 एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं हम। लेक्चर 1-2 एक ही वीडियो में किए थे। तो लेक्चर नंबर 3 हमने पढ़ लिया है। लेक्चर नंबर 4 काफी ज्यादा डिटेल लेक्चर है, इसके अंदर बहुत बहुत ज्यादा डिटेल है। हम इसके अंदर 25 प्लस एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे, और इसके अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करेंगे। 25 प्लस एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे। टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे। तो डेफिनेशंस हैं पहले, फिर टॉपिक टू टॉपिक चलेंगे, फिर एमसीक्यूज पर आएंगे। ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 इस तरह से चलेगा। ठीक है। आइए तरह स्टार्ट करते हैं।
देखिए लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो है बेसिक डेफिनेशन से रिलेटेड। डिफाइन द फॉलोइंग, बेसिक डेफिनेशन है, सबसे पहली डेफिनेशन है मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स क्या चीज़ है? मॉलिक्यूल्स होते हैं जब दो एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं या दो से ज्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किस तरह से फॉर्म होते हैं? जब हम एटम्स को कंबाइन करते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम है, इस तरह वो हाइड्रोजन के एक और एटम से कंबाइन हो गया। तो दो एटम्स एटम्स जब आपस में कंबाइन होंगे एटम्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, अब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, हमारे पास एक एटम है नाइट्रोजन का और तीन एटम है हाइड्रोजन के, तो आगे जाके क्या बना लेंगे, अमोनिया का मॉलिक्यूल बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बन गया NH3। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है, आगे जाके क्या बनेगा, बिल्कुल सही, वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो एटम्स एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो आगे जाके मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। तो ये इस तरह से यहाँ पे हमारे पास लिखा होगा कि एक मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मॉलिक्यूल क्या है? एक मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि किसी भी केमिकल एलिमेंट या कंपाउंड की फॉर्म के अंदर हो सकता है और उसकी अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उस एलिमेंट की। और कंपाउंड कंपाउंड की अंदर जो मॉलिक्यूल होगा या एलिमेंट के अंदर जो मॉलिक्यूल होगा उस मॉलिक्यूल के अंदर उस एलिमेंट की या कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होंगी। देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बात है ये थोड़ी सी मुश्किल बात है समझना। इस चीज को आसान अल्फाज में अगर आपको समझना है, आसान लफ्जों में समझना है, तो ये वाली लाइंस पढ़े जरा कि मॉलिक्यूल जो है वो किस चीज से मिलकर बनते हैं, वो एटम से मिलकर बनते हैं। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड्स। मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं केमिकल बॉन्ड्स के थ्रू। These bonds form as a result of sharing or exchange of electrons among atoms। ये जो bonds हैं, ये bonds किस तरह से बनते हैं? ये bond बनते हैं जब electrons शेयर होते हैं या electrons exchange होते हैं, उसके चक्कर में ये bonds बनते हैं और इस तरह से molecules वजूद के अंदर आते हैं। आइए हम अब बात करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में। देखें अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स की कितने टाइप्स होती हैं? मॉलिक्यूल्स मतलब काफी सारी टाइप्स के हो सकते हैं। पहले होता है मोनो। मोनो मतलब जिसके अंदर एक एटम होगा, वन एटम जिसके अंदर होगा। डाई मतलब जिसके अंदर टू एटम्स होंगे, ठीक है। और इस तरह ट्राई मतलब जिसके अंदर थ्री एटम्स होंगे। और पॉली मतलब जिसके अंदर तीन से ज्यादा एटम्स होंगे, फोर और फोर प्लस, चार या चार से ज्यादा एटम्स जिसके अंदर होंगे, ठीक है। होमो मतलब जिसमें सेम एटम्स होंगे और हेट्रो मतलब जिसमें डिफरेंट एटम्स होंगे। तो ये हमारे पास काफी सारी टाइप्स हो जाती हैं मॉलिक्यूल्स की। तो आइए जरा हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स की टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो हैं, मोनो एटॉमिक, एक सेकेंड, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो हैं जिसके अंदर एक एटम है। मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ वन एटम। मोनो एटॉमिक जिसके अंदर एक एटम है, सही है। जैसे कि इसकी एग्जांपल हो गई हीलियम या कॉपर, ये सिंगल सिंगल एटम्स वाले हैं। क्रिप्टॉन या सिल्वर, ये सिंगल सिंगल एटम्स वाले हैं। अब हम बात करेंगे डाई एटॉमिक की। डाई एटॉमिक मतलब जिसके अंदर दो एटम्स होंगे। दो एटम्स मतलब जैसे कि H2 लिखा हुआ है, H2 हाइड्रोजन गैस, ये दो मॉलिक्यूल हैं। ऑक्सीजन गैस में O2 लिखा हुआ है, दो एटम्स, सही है। नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल में लिखा होगा N2, दो एटम्स है, तो ये कहलाता है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अब बात करेंगे ट्राई एटॉमिक की। देखिए ट्राई एटॉमिक वो होते हैं जिसके अंदर तीन एटम्स होते हैं, तीन एटम्स, जैसे कि O3 के अंदर तीन एटम्स हैं, ठीक है। अब एक होता है पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मतलब जिसके अंदर काफी सारे एटम्स हैं, तीन से तो ज्यादा ही है, चार या चार से ज्यादा एटम्स हैं जिसके अंदर, तो वो कहलाएगा पॉली एटॉमिक। अब एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पे फास्फोरस को देखेंगे तो फास्फोरस के अंदर चार फास्फोरस होते हैं, P4। P4 ये एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब सल्फर S8, S8 के अंदर क्या होते हैं, आठ सल्फर के एटम्स होते हैं, एट सल्फर के एटम्स होते हैं, तो ये हो जाएगा पॉली एटॉमिक। होमो, होमो मतलब होता है जिसके अंदर सेम टाइप के एटम्स हो। मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल्स जिसमें सेम टाइप के एटम्स हैं वो कहलाते हैं होमो एटॉमिक। जैसे कि हाइड्रोजन गैस H2 या O3 या फास्फोरस P4 या S8, ये सल्फर हो, ओजोन हो, फास्फोरस हो, हाइड्रोजन गैस हो, ये सेम सेम एटम्स के ऊपर मुश्तमिल है, तो ये कहलाएंगे होमो एटॉमिक। एक होते हैं हेट्रियो एटॉमिक।
हेट्रो एटॉमिक वो होते हैं जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के एटम्स पर मुश्तमिल होती है, डिफरेंट एटम्स से मिलकर बनी हुई होगी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 या H2O या NH3। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एटम्स से मिलकर बनी हुई है, तो ये कहलाएगा हेट्रो एटॉमिक। तो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और अगर पेपर में ये सवाल आ जाए टाइप्स ऑफ एटम से, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड, तो अब आप उसको लिख सकेंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, बेसिक डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली डेफिनेशन जो है वो है ग्राम एटॉमिक मास की। ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे। ग्राम एटॉमिक मास का क्या मतलब है? ग्राम एटॉमिक मास का मतलब ये होता है कि एटॉमिक मास जब उसको एक्सप्रेस किया जाए ग्राम के अंदर, एटॉमिक मास जब उसको एक्सप्रेस किया जाए किसके अंदर, ग्राम के अंदर, तो वो कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। सही ना? एटॉमिक मास को जब एक्सप्रेस किया जाए ग्राम के अंदर, तो वो कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास, और ये इक्विवेलेंट होता है 1 मोल के, ये 1 मोल के बराबर होता है। इसी तरह से अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन भी यही है कि मॉलिक्यूलर मास जब उसको एक्सप्रेस किया जाए किस चीज के अंदर, ग्राम के अंदर एक्सप्रेस किया जाए, तो वो कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ये भी इक्विवेलेंट होता है 1 मोल के। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास अगर हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन का 1 मोल बराबर होगा 12 ग्राम के। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, अगर आपने 12 ग्राम लिख दिया तो ये बन जाएगा इसका ग्राम एटॉमिक मास, और कार्बन का 12 ग्राम बराबर हो जाएगा 1 मोल के। इसी तरह से अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, H2O की बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2, ऑक्सीजन का 16, टोटल मिला के हो जाएगा 18। तो 18 ग्राम वाटर का, वैसे तो 18 मॉलिक्यूलर मास होता है ना, अगर वाटर को 18 ग्राम के अंदर लिखेंगे तो ये बन जाएगा इसका ग्राम मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सही ना? इसको मोलर मास भी कहा जाता है। ये कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और 18 ग्राम वाटर का 1 मोल के बराबर होगा। सही है? इस तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात की जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का 1 मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस चीज के बराबर होगा? देखें, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का 16, 16 टू द 32, 12 प्लस 32 हो जाएगा 44। तो 44 ग्राम 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बराबर होगा, और 44 ग्राम कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब आते हैं जरा इन सब चीजों को हम डेफिनेशन से रीड करते हैं कि डेफिनेशंस के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज की, हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास की। ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है? ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है ग्राम एटॉमिक मास इज another term for the mass in gram। ये एक और टर्म है किस चीज के बारे में? मास इन ग्राम के बारे में, ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी कि किसी भी एटम का 1 मोल जो होगा उसका 1 मोल का मास ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 मोल कार्बन बराबर होता है 12 ग्राम के बराबर। सही है? इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दूं हाइड्रोजन की, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बराबर होगा किस चीज के? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन बराबर होगा 1 ग्राम के। इस तरह अगर मैं 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन की बात करूं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन बराबर होगा 14 ग्राम के। इस तरह से चल रहा होगा। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या चीज है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ all atomic masses of all atoms present in one molecule। यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सबके एटॉमिक मासेस का सम कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हम बेसिकली मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ग्राम के अंदर, तो वो कहलाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है 1 मोल के। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा 44 ग्राम। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बराबर होगा 44 ग्राम के। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशंस पे। यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास के बाद, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बाद ग्राम फॉर्मूला मास के बारे में बात हो रही है। ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन सब में कोई फर्क नहीं है। अगर फॉर्मूला मास को एक्सप्रेस किया जाएगा ग्राम के अंदर,
फॉर्मूला मास को एक्सप्रेस किया जाएगा ग्राम के अंदर, तो कहलाएगा ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ग्राम फॉर्मूला मास। और किसी भी सब्सटेंस का जो ग्राम फॉर्मूला मास है वो बेसिकली 1 मोल के बराबर होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ NaCl की, NaCl की बात करूंगा तो सोडियम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, इनके एटॉमिक मासेस को प्लस कर दो तो आंसर आएगा 58.5। 58.5 अगर मैं ग्राम के अंदर लिखूं तो ये बेसिकली कहलाएगा ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। इस तरह से अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल ऑफ CaCO3 किस चीज के बराबर होगा, देखें कार्बन का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 जा 48, टोटल हो जाएगा ये 100 ग्राम। तो मैं बोलूंगा कि 100 ग्राम जो है बेसिकली वो 100 ग्राम ग्राम फॉर्मूला मास है 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अब मैं ग्राम फॉर्मूला मास की डेफिनेशन रीड कर देता हूँ। ग्राम फॉर्मूला मास की डेफिनेशन क्या है, द ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ अ कंपाउंड, ग्राम फॉर्मूला मास जो है कंपाउंड का, किसी भी कंपाउंड का, ये वो अमाउंट है जो कि कंपाउंड के पास मौजूद है, एग्जैक्ट सेम मास इन ग्राम मौजूद है जैसा कि फॉर्मूला मास होता है। मतलब ये मुश्किल डेफिनेशन लिखी हुई है, आप मुश्किल डेफिनेशन की बजाय आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला मास। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ग्राम फॉर्मूला मास कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वो बराबर होता है किस चीज के, 100 ग्राम के, या 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर होता है किस चीज के, 100 ग्राम के। ये 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का ग्राम फॉर्मूला मास है। अब हमसे बात की जा रही है फ्री रेडिकल्स के बारे में। फ्री रेडिकल्स क्या चीज है, तो आइए जरा फ्री रेडिकल्स के बारे में बात करते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होता है। फ्री रेडिकल्स को समझने से पहले हमें एक एग्जाम्पल को समझना पड़ेगा। लेट से हमारे पास क्लोरीन गैस है, जब मैं क्लोरीन गैस को तोड़ूंगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मदद से क्लोरीन गैस को तोड़ूंगा, तो पहले क्लोरीन गैस में क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान में बॉन्ड बना हुआ था, लेकिन फिर क्या होगा, एक क्लोरीन अलग हो जाएगा, दूसरा क्लोरीन अलग हो जाएगा, दो क्लोरीन अलग हो जाएंगे। तो इस क्लोरीन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इस क्लोरीन के पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इस क्लोरीन के पास, और इसकी वजह से ये क्लोरीन काफी ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा, सही ना, ये वाला क्लोरीन। सिमिलरली अगर मैं H2 की बात करूं तो हाइड्रोजन गैस को जब मैं तोड़ूंगा तो हाइड्रोजन गैस अलग हो जाए, एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन अलग होगा, इस हाइड्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इन दोनों हाइड्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से अगर हम CH4 को तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और CH3 अलग हो जाएगा। तो ये जो CH3 और हाइड्रोजन है इनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बने, ये जो हाइड्रोजन गैस टूटी है ना, ये हाइड्रोजन गैस टूटी है, इस टूटने का प्रोसेस को कहते हैं होमोलाइटिक फिजन। क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक फिजन, या फिजन को कहते हैं ब्रेकिंग, होमोलाइटिक ब्रेकिंग। इस तरह से जो क्लोरीन होमोलाइटिक मतलब ये है कि सेम सेम एटम्स के अंदर टूट रही है, एक ही तरह से टूट रही है। इस तरह यहाँ पे जो क्लोरीन गैस के टूटने का प्रोसेस है ये भी कहलाता है होमोलाइटिक फिजन या होमोलाइटिक ब्रेकिंग। CH4 के टूटने का प्रोसेस भी होमोलाइटिक ब्रेकिंग कहलाएगा। तो इसके नतीजे में ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं ना, ये जो सॉरी रेडिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, CH3 पर जीरो लिखा हुआ है, H0 लिखा हुआ है, Cl0, ये कहलाते हैं फ्री रेडिकल्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको मैंने हाईलाइट किया। अगर अब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फ्री रेडिकल्स ऐसे एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके पास क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है कि हम उस एलिमेंट के सिंबल के ऊपर एक डॉट ओवर लगा देते हैं या जीरो लगाते हैं या डॉट ओवर लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल H0, Cl0, H3, CH3 वगैरह वगैरह। फ्री रेडिकल्स फॉर्म कैसे होते हैं, फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं जब होमोलाइटिक ब्रेकिंग होती है, होमोलाइटिक फिजन होती है या होमोलाइटिक ब्रेकेज होती है बॉन्ड की दो एटम्स के दरमियान में, किस वजह से, जब वो हीट को एब्जॉर्ब करें या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करें। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ये दो डेफिनेशंस को खत्म किया, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि पेपर में काफी मर्तबा पूछी गई है। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या फर्क है, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है, ये भी हम समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लें, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स।
कितने क्या बताता है ये बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो कि प्रेजेंट हो एक मॉलिक्यूल के अंदर। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ये हमें बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल इन इन अ मॉलिक्यूल, ये हमें क्या बताएगा, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल बताएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास C6H12O6 लिखा हुआ है तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। लेकिन अगर हमने इसका रेशो निकालना है, सिंपलेस्ट रेशो निकालना है हमने, तो वो कहलाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। सिंपलेस्ट रेशो कैसे निकाला जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। सिंपलेस्ट रेशियो निकाला जाएगा, लेट से हमने देखा 6 सबसे छोटा नंबर है, सबको 6 से डिवाइड कर दिया, जैसे 12 को 6 से डिवाइड किया, 6 को 6 से डिवाइड किया, वगैरह वगैरह। तो अब देखिए एक कार्बन आएगा, कार्बन एक, हाइड्रोजन 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 हाइड्रोजन आएंगे, ऑक्सीजन एक आएगा, यानी कि CH2O। एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन के लिए एक ऑक्सीजन, ये कहलाएगा उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। बात समझ आ रही है आपको मेरी? इसी तरह से अगर हम C6H6 की बात करते हैं तो ये बेंजीन है, C6H6 हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसको 6 से और 6 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास बचेगा CH के कार्बन और हाइड्रोजन 1:1 के रेशियो के अंदर है। तो ये जो 1:1 का रेशियो है, ये सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो कहलाएगा उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। CH कहलाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, C6H6 कहलाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं अब आपको डेफिनेशन रीड करके बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स आइए जरा देखते हैं डेफिनेशंस के अंदर क्या लिखा हुआ है। डेफिनेशंस के अंदर लिखा हुआ है एम्पेरिकल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि क्या बताता है, सिर्फ रिलेटिव नंबर बताता है ऑफ ईच टाइप ऑफ एटम्स। ऐसा फॉर्मूला जो कि सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव नंबर बताता है, या जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये बताता है सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो बताता है कि हर एटम का जो रेशो है वो क्या है कंपाउंड के अंदर। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला tells about the relative number of each type of atoms present in a molecule is called empirical formula। तो ये क्या बताएगा, relative number यानी simplest ratio of atoms बताएगा जो कि एक molecule के अंदर present होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बेंजीन की बात करूंगा तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6, लेकिन इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो है CH। अगर मैं बात करूंगा ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है CH2O। लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है रेड से हाईलाइट हुआ हुआ, और जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो येलो से हाईलाइट हुआ हुआ। ठीक है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 एम्पेरिकल फॉर्मूला CH है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O है। इसी तरह से अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो बेसिकली एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहलाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। जो हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है उसके अंदर, नेक्स्ट डेफिनेशन नहीं एक्चुअली, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की रिप्रेजेंटेशन है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे लिखा जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिखने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू नंबर मल्टीप्लाई बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। यहाँ पे n जो है वो बेसिकली होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ये होल नंबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ, तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है C, एक सेकंड वापसी लिख देता हूँ। ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है CH। ठीक है, सॉरी CH2O, ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला है। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे CH2O से, तो ये बन जाएगा C6H2 6 12 और O6, ये बन जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सिमिलरली अगर मैं बेंजीन की बात करता हूँ तो बेंजीन का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला था वो था CH। लेकिन मुझे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 6 को मल्टीप्लाई करूंगा CH से, तो बन जाएगा C6H6। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का है C6H12O6। किस तरह से निकाला है, इस तरह से निकाला है। ये फॉर्मूला जो है ना, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n। शुगर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C12H22O11। इस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो बेंजीन का है वो है C6H6। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की सिग्निफिकेंस में पहला चीज क्या लिखी हुई है, इट रिप्रेजेंट्स द
नेम ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस का नाम बताता है, सही है। इसी तरह से ये एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस बताता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस हमें पता लगता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। अच्छा, इट गिव्स द नेम ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के नाम भी बताता है जो कि एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उस सब्सटेंस के, ठीक है। इसी तरह से आखिरी चीज क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक मॉलिक्यूलर मास होता है जो कि फिक्स होता है, हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है लेकिन उस सब्सटेंस के लिए फिक्स होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एम्पेरिकल फार्मूला और कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूलाज गिवन है। मैंने आपको कहा था ना कि बेसिकली जो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसको डिटेल के अंदर ही एक्सप्लेन किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है। अब अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला है वो है H2SO4। इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी H2SO4 है, यानी कि सेम है बिल्कुल। और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी H2SO4 है, यानी कि एग्जैक्टली सेम है, कोई फर्क ही नहीं है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करेंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CO2। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी CO2 होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी CO2 होता है, यानी कि एग्जैक्टली सेम सेम चल रहा है, यहाँ तक सब कुछ सेम सेम है। लेकिन इसके नीचे चेंज हो जाएगा। ग्लूकोज में आप देखेंगे केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6, यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी है। बेंजीन में आप देखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला है C6H6 और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C6H6 भी है, लेकिन दोनों के एम्पेरिकल फॉर्मूलाज अलग अलग हैं। जैसे इधर ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O और बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH। आई होप कि यू गॉट द पॉइंट। अब हम एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक डेफिनेशन है केमिकल स्पीशीज की। केमिकल स्पीशीज क्या चीज़ है? केमिकल स्पीशी बेसिकली कोई भी केमिकल एंटिटी हो सकती है, कोई एटम हो सकता है या कोई भी आयन हो सकता है या कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, हम उसको केमिकल स्पीशी कह सकते हैं। जैसे एटम है हाइड्रोजन का, या H+ आयन है, या मॉलिक्यूल है, वाटर है, H2O है मॉलिक्यूल है, या H3O+ है कोई रेडिकल है, ये सब केमिकल स्पीशीज कहला सकती है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, केमिकल स्पीशीज की डेफिनेशन के आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है कि आयन क्या चीज है। बेसिकली आयन एक, आप ऐसे समझ लें कि एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उसके चक्कर में, एटम के इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन के चक्कर में जो सब्सटेंस फॉर्म होता है वो कहलाता है आयन। तो आयन जो होता है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन लॉस या इलेक्ट्रॉन गेन की वजह से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इलेक्ट्रॉन लॉस की वजह से बनेगा पॉजिटिव आयन। जब पॉजिटिव आयन बनेगा तो पॉजिटिव आयन कहलाएगा कैट आयन, ठीक है, कैट आयन। और इसी तरह से एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एटम के इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से आयन बनेगा नेगेटिव आयन, तो ये नेगेटिव आयन कहलाएगा एन आयन, ठीक है। आई होप कि आपको कैटाइन और एनाइन समझ आ गए होंगे। अब यहाँ पे हम आयन की डेफिनेशन के बारे में यही पढ़ेंगे कि आयन क्या है। आयन एक ऐसा एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर कोई चार्ज आ गया, बेसिकली ये चेंज नहीं है, ये चार्ज है, हैविंग अ चार्ज ऑन इट, उसके ऊपर कोई चार्ज होगा। ये चार्ज, द चार्ज में भी पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास दो टाइप के आयन होते हैं, एक होता है कैटाइन और एक होता है एनाइन। कैटाइन क्या होता है? कैटाइन एक ऐसा आयन है जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तब फॉर्म होगा ये कैटाइन, सही ना। फॉर एग्जांपल Na+ या K+, ये कैटाइंस है। इसी तरह से हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसके अंदर आपको दिखा रहा है कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो क्या बना रहा है? कैटाइन बना रहा है, Na+ आयन बना रहा है। अगर कोई सब्सटेंस, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो बनाएगा एन आयन, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर कैटाइंस को और आयंस को डिस्कस कर चुके हैं, हम अब आगे बढ़ेंगे। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये याद रखिएगा यहाँ पे चार्ज है और यहाँ पे भी चार्ज है, चेंज नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो एनाइन की है। एनाइन आपको पता है एनाइन क्या है? एक ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो वो कहलाता है एनाइन। एनाइन कैसे फॉर्म होता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन हो या इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो किसी भी एटम पे तो वो कहलाता है एनाइन। जैसे कि क्लोरीन है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस का चार्ज है तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, सही है।
अगर यहाँ पे देखें क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो कन्वर्ट हो रहा है किस चीज में, Cl माइनस आइन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो ये है Cl माइनस आइन एनाइन हो जाएगा। अब हमारे पास डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर आइन के बारे में। तो मॉलिक्यूलर आइन क्या चीज़ है? मॉलिक्यूलर आइन का मतलब ये है कि किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाएगा, मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज मौजूद होगा। अब ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और ये चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये चार्ज, ठीक है। मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज मौजूद होगा, तो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस, जब कोई मॉलिक्यूल लूज करेगा इलेक्ट्रॉन या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन तो वो कहलाएगा मॉलिक्यूलर आइन, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर आयन भी दो टाइप के हो सकते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है किसी भी आयन के तरीके से। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो कहलाएंगे एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस। क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस। इसी तरह से अगर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो कहलाएंगे कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं CH4+, तो ये CH4+ कहलाएगा कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आइन, सही ना, कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आइन। ये इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है जैसे NH4+, ठीक है, ये भी कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आइन हो जाएगा, या H3O+, ये भी कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आइन हो जाएगा। लेकिन अब मैं ग्रीन से लिखूंगा, ग्रीन मार्कर से जो भी लिखूंगा वो होंगे एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आइंस, यानी कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आइंस, ठीक है। फॉर एग्जांपल Cl- है, या आप समझ लें Cl- नहीं, ClO3- है, या लेट सपोज कर ले आप OH- है, या इसी तरह से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। SO4-2 है, ये सब मॉलिक्यूलर आइंस है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इसमें फ्री रेडिकल्स वापसी रिपीट हो चुके हैं, फ्री रेडिकल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इस पे लिख देता हूँ ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये रिपीट हो गया तो हम इसको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे, ये पीछे लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग। अब हम बात करेंगे मोल की। तो मोल क्या चीज़ है? मोल बेसिकली एक समझ लें कि अमाउंट को नापने के लिए, अमाउंट को मेजर करने के लिए एक यूनिट है, अमाउंट को मेजर करने के लिए एक यूनिट है। ये इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है किस चीज पर? ये इंडिपेंडेंट होता है ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, इंडिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की स्टेट, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो, या गैस हो, या प्लाज्मा हो, उसके उसकी अमाउंट को हम मोल्स के अंदर लिख सकते हैं। तो मोल को डिफाइन करने के लिए भी तो कोई डेफिनेशन होगी ना। तो डेफिनेशन क्या है मोल को डिफाइन करने के लिए? डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी सब्सटेंस का मास, चाहे वो एटॉमिक मास हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे वो फॉर्मूला मास हो, अगर उसको ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो बराबर होगा 1 मोल के। मोल को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, मोल के बारे में फर्दर बात करेंगे। मोल का फॉर्मूला क्या है? मोल का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, या मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, किस तरह से लिखते हैं इसको मैं आपको बता देता हूँ। मोल्स को निकालते हैं, मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, और ये बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास के। मास को डिवाइड कर दीजिए किस चीज से? मोलर मास से। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो बेसिकली मोल्स के बराबर होगा। अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का 1 मोल 12 ग्राम के बराबर होता है। वाटर की बात करें तो वाटर का 1 मोल 18 ग्राम के बराबर होता है। ये सब चीजें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के, मतलब इसी लेक्चर के शुरू के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है ये सब चीजें, ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आप पीछे से इसको देख सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एवोगाड्रोस नंबर की। एवोगाड्रोस नंबर क्या है? एवोगाड्रोस नंबर का मतलब यह है कि 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू हाउ मच पार्टिकल्स, हाउ मैनी पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स होंगे किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर। तो यहाँ पे इस तरह से डिफाइन किया गया है कि किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका 1 मोल बराबर होगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स के। तो ये जो 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स है, ये जो नंबर है, ये नंबर कहलाता है एवोगाड्रो नंबर, क्योंकि ये एवोगाड्रो ने ये अपनी एक हाइपोथेसिस पेश करी थी, तो जिससे कैलकुलेशन आसान की जा सके, तो ये एवोगाड्रो नंबर है। तो आइए जरा इसको रीड कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, यहाँ पे क्या लिखा है? 1 मोल ऑफ
एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जो एक मोल है किसी भी सब्सटेंस का वो हमेशा सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखेगा। सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हो, चाहे वो आइंस हो, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, चाहे वो फॉर्मूला यूनिट्स हो। तो वो जो नंबर है वो नंबर क्या कहलाएगा, वो नंबर कहलाएगा एवोगाड्रो नंबर। इस एवोगाड्रो नंबर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, एवोगाड्रो नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन ए से। ये इसका सिंबल है, एन ए एवोगाड्रो नंबर का सिंबल है। और न्यूमेरिकल वैल्यू एवोगाड्रो नंबर की क्या है, वो है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तो आप इस डेफिनेशन से इसको लिख सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक मोल कार्बन का वापसी। कार्बन का एक मोल बराबर है 12 ग्राम के, जबकि उस एक मोल कार्बन के अंदर क्या है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एटम्स है। क्योंकि ये एलिमेंट था ना, तो एलिमेंट के अंदर एटम्स होंगे, लेकिन वाटर जो है वो एक कंपाउंड है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 1 मोल ऑफ वाटर जो होता है वो 18 ग्राम के बराबर होता है, लेकिन इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स इसके अंदर शामिल होते हैं। अब हम बात करेंगे 1 मोल ऑफ NaCl की। NaCl का जो मास है बेसिकली वो होता है 58.5 ग्राम एक मोल के अंदर, लेकिन इसके अंदर कितने फॉर्मूला यूनिट्स हैं या कितने पार्टिकल्स हैं, अगेन 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स हैं। एक बात जो आपने गौर करी होगी वो ये है कि सेम नंबर है, नंबर सेम चल रहा है, सेम नंबर है। वो नंबर क्या है, वो नंबर है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तो हर एक मोल के अंदर पार्टिकल्स की तादाद सेम रहेगी, और यही नंबर क्या कहलाता है, यही नंबर एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। यही नंबर क्या कहलाता है भैया, यही नंबर कहलाता है एवोगाड्रोस नंबर। आइए हम बात करते हैं फॉर्मूलाज की। तो अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो आपके पास फॉर्मूला सेम रहेगा। नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने, फॉर्मूला सेम रहेगा कि मास को डिवाइड करो एटॉमिक मास से, और जो आंसर है उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। या मास को डिवाइड करो किस चीज से, मॉलिक्यूलर मास से अगेन, और उसको डिवाइड कर दो किस चीज से, इसको डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से। तो इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं। अगर हमने एवोगाड्रो नंबर लिखना है तो एवोगाड्रो नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं, सॉरी हमने नंबर ऑफ एटम्स निकालने तो हम इसको लिखते हैं कैपिटल N इक्वल्स टू मास को डिवाइड करते हैं मोलर मास से, जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से। आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स कह लें या आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कह लें, दोनों ही आ जाएंगे इस फॉर्मूला से। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे सवाल किया जा रहा है कि एटम और आयन के दरमियान में डिफरेंस बता दो भैया, एटम और आयन के दरमियान में डिफरेंस बता दो। तो आसान अल्फाज में जो एटम है वो बेसिकली न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। आयन के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, सही है। और इसी तरह से जो एटम है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, जबकि आयन स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी आयोनिक कंपाउंड का। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से एटम जो होता है वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता, कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। अगर हम आयन की बात करेंगे तो आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। आयन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसकी सराउंडिंग में हमेशा क्या रहेंगे, ऑपोजिटली चार्ज आयंस रहेंगे जो इसको सपोर्ट करेंगे। आयंस ऑपोजिट, अगर एक पॉजिटिव है तो उसकी सराउंडिंग में नेगेटिव वाला आयन जरूर रहेगा, हमेशा हमेशा। अच्छा, एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जैसे मैंने आपको कहा था एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। आयन के ऊपर क्या होता है, आयन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम मॉलिक्यूल की और मॉलिक्यूलर आयन की डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो मॉलिक्यूल हो या मॉलिक्यूलर आयन हो, बेसिकली मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन दोनों ही आप ये कह सकते हैं कि एक जैसे होते हैं। बस मॉलिक्यूल अगेन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है। और इसी तरह से अगर हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक केमिकल एलिमेंट का या कंपाउंड का, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है उस एलिमेंट की भी, और अगर कंपाउंड है तो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है। अगर हम मॉलिक्यूलर आयन की बात करें तो मॉलिक्यूलर आयन कैसे फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो या इलेक्ट्रॉन गेन हो बाय अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करे तो मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल रहेगा, मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा, सही है। मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल होगा,
ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन जरूरी नहीं है कि स्टेबल हो, ये हमेशा अनस्टेबल होगा और ये रिएक्टिव होगा, काफी ज्यादा रिएक्टिव होगा। मॉलिक्यूल की स्टेबल रिएक्टिविटी कम होगी, मॉलिक्यूलर आयन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब आगे क्या लिखा हुआ, मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल क्या बनता है, जब एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है जब मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन मॉलिक्यूलर आयन कब बनता है, जब एक मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन होती है, यानी कि एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन या लॉस या गेन करेगा, उसकी आयनाइजेशन होगी तो बनेगा मॉलिक्यूलर आयन। जैसे NH3 ने H प्लस आयन को गेन किया तो कन्वर्ट कर लिया उसने अपने आप को NH4 प्लस आयन के अंदर, ये बेसिकली मॉलिक्यूलर आयन बना है। सही है, चलिए अब हम बात करेंगे कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। कंपाउंड और मिक्सचर के दरम्यान में क्या डिफरेंस होता है। तो कंपाउंड और मिक्सचर के दरम्यान में डिफरेंस ये होता है कि कंपाउंड बनता है केमिकल कॉम्बिनेशन से, यानी कि जब दो एटम्स आपस में या दो मॉलिक्यूल्स आपस में केमिकली जुड़ जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड। जो मिक्सचर होता है वो दो सब्सटेंस की फिजिकल मिक्सिंग से बनता है, यानी कि एक तरह से फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। ये फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है, इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। जैसे कि अगर मैं मिक्सचर की बात करूं, जैसे एयर जो है, एयर मिक्सचर है नाइट्रोजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और अदर गैसेस का मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, अगर मैं सैंड को और शुगर को मिक्स कर दूं तो यह मिक्सचर बनेगा, केमिकली रिएक्ट नहीं करेंगे। तो मिक्सचर बेसिकली फिजिकल कॉम्बिनेशन से बनता है। कंपाउंड जो बनता है वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, जैसे कि NaCl एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं H2SO4 एक कंपाउंड है, ये सब कंपाउंड से केमिकल कॉम्बिनेशन से बने। मिक्सचर के अंदर कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होती, जबकि कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, फिक्स कॉम्पोजिशन होती है। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आसानी से फिजिकल मेथड्स के थ्रू इसको सेपरेट किया जा सकता है आसानी से, लेकिन कंपोनेंट्स को इतनी आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, फिजिकल तरीके से इसको अलग नहीं किया जा सकता। जो कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड के अंदर मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर लेते हैं और एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज भी नहीं होती हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी मिक्सचर के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज बरकरार रखते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन वाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर्ड एज एलिमेंट। हमने एक्सप्लेन करना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एलिमेंट क्यों कंसिडर करते हैं जबकि हम वाटर को एक कंपाउंड कंसिडर करते हैं। देखें, अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन एक सिंगल एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी सिंगल एलिमेंट है, लेकिन जब ये जुड़ जाते हैं तो जब जाके कंपाउंड बनता है, यानी दो हाइड्रोजन के एटम्स और एक ऑक्सीजन का एटम जुड़ जाएगा तो वो बना लेगा कंपाउंड। ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग होंगे तो हम उसको एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हो जाएगा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इस लिहाज से नहीं कि उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है, बल्कि इस लिहाज से क्योंकि इसके अंदर किसी और एलिमेंट की मिलावट नहीं है। वाटर जो होगा उसके अंदर मिलावट आ गई, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन हो गया तो ये इम्प्योर हो गया एक तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक तरीके से कंपाउंड, ये एलिमेंट नहीं रहेगा। सही ना। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस डेफिनेशन को, तो डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंसिडर्ड एज एलिमेंट्स बिकॉज इसको फर्दर सेपरेट नहीं किया जा सकता, फर्दर इसको तोड़ा नहीं जा सकता डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर किसी भी किस्म की एनर्जी लगा के, हीट के थ्रू या इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू या कुछ भी करके हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को फर्दर तोड़ नहीं सकते। लेकिन जो वाटर है, वाटर एक कंपाउंड है क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर, और इसको तोड़ा भी जा सकता है, एनर्जी को अप्लाई करके इसको तोड़ा भी जा सकता है, ये एलिमेंट नहीं है। ठीक है। अब हमारी फेवरेट चीजें स्टार्ट हो गई हैं स्टूडेंट्स, और ये है एमसीक्यूज जो कि सेक्शन ए के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सबकी फेवरेट चीज है, इंपॉर्टेंट फेवरेट चीज है एमसीक्यूज। आइए जरा इसको पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी रीड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास एक एलिमेंट का जब उसको एटॉमिक मास जब उसको एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम के अंदर तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। इसमें से कौन सी चीज है जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल तरीके से, तो वो चीज क्या है, वो है मिक्सचर। मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं फिजिकल तरीकों से, कंपाउंड को सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल तरीकों से, एलिमेंट को तो सेपरेट किया ही नहीं जा सकता, और सब्सटेंस अनडिफाइंड है यहाँ पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर, एमसीक्यू नंबर 3 के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि दो एटम से मिलकर बनता है वो कहलाता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, सही है ना। जो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है वो बेसिकली डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है। इसी तरह से जो पॉली एटॉमिक होता है वो मैनी एटम से मिलकर बनता है, बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है। और मोनो एटॉमिक का मतलब ये है कि वो एक एटम से मिलकर बनता है, वन एटम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 4, एमसीक्यू नंबर 4 के अंदर कहा जा रहा है ऐसा फॉर्मूला, अ फॉर्मूला दैट इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ऐसा फॉर्मूला जो कि एक्चुअल नंबर बताता है और एक्चुअल टाइप ऑफ एटम बताता है जो कि प्रेजेंट हो एक मॉलिक्यूल के अंदर, वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि ऑप्शन सी। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमो एटॉमिक। होमो एटॉमिक का मतलब है जिसके अंदर सेम एटम्स हो, सेम एटम्स जिसके अंदर होगा वो बन जाएगा होमो एटॉमिक। जैसे कि NH2 में डिफरेंट एटम्स है तो ये हमारा सही आंसर नहीं हो सकता। H2O में डिफरेंट एटम्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी हमारा आंसर नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन ऑक्सीजन अलग अलग एटम्स हैं तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। H2 में सेम एटम्स है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एमसीक्यू नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का। एम्पेरिकल फॉर्मूला हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का क्या होगा। देखिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसका H2O2, लेकिन इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हम सिंपलेस्ट रेशियो बताएंगे। इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं तो बचेगा हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1, तो HO इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि सेवेंथ एमसीक्यू में अ पीस ऑफ मैटर, मैटर का ऐसा पीस जो कि प्योर फॉर्म के अंदर होता है बिल्कुल, उसको हम क्या कहते हैं, जो बिल्कुल प्योर फॉर्म के अंदर हो हम उसको कहते हैं सब्सटेंस, या हम उसको कहते हैं एलिमेंट। सब्सटेंस कहना ज्यादा मुनासिब होगा, सब्सटेंस बिल्कुल प्योर फॉर्म के अंदर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है एमसीक्यू नंबर 8 के अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि डायटोमिक है। डायटोमिक मतलब जिसके अंदर दो एटम्स एक साथ हैं। तो आप O3 के अंदर देखेंगे तो O3 के अंदर 3 एटम्स हैं तो ये हमारा आंसर नहीं है। H2O में भी टोटल 3 एटम्स हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं है। और CO2 में भी 3 एटम्स हैं, ये भी हमारा आंसर नहीं है। तीनों हमारे आंसर नहीं है। H2 में देखेंगे, H2 में 2 एटम्स हैं तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, H2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है एयर कंटेन्स अबाउट 21% ऑफ दिस गैस, हमारी हवा में कौन सी गैस है जो कि 21% शामिल है बाय वॉल्यूम, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस 21% शामिल है, नाइट्रोजन गैस 78% शामिल है, और इस तरह से हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ये लेस देन 1% शामिल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे कहा जा रहा है अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स ऑफ एटम्स और आयंस दैट आर हेल्ड टुगेदर केमिकली इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड, आप ये कह सकते हैं कि जिसमें कॉम्बिनेशन हो जाए सिंबल्स का कॉम्बिनेशन आ जाए, एटम्स या आयंस एक दूसरे से जुड़े हुए हो कॉम्बिनेशन के अंदर किसी भी कंपाउंड में, तो वो चीज क्या कहलाती है, वो चीज कहलाता है बेसिकली फॉर्मूला। क्या कहलाता है, वो फॉर्मूला कहलाता है, या हम उसको कहते हैं आइंस आपस में जुड़े हुए हैं तो फॉर्मूला ही कहलाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं कहलाएगा, सिर्फ फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है द नंबर इन फ्रंट ऑफ द फॉर्मूला इन अ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड, वो नंबर जो बेसिकली फॉर्मूला के आगे लिखा होता है, फ्रंट पे लिखा होता है, वो क्या कहलाता है। इसको आप इस तरह समझ लें जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है 2Na प्लस Cl2, आगे जाके लिखा हुआ है 2NaCl, तो फॉर्मूला के शुरू में क्या चीज लिखी है मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये आप इसके एक सेकंड इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो 2 लिखा हुआ है, एक सेकंड माजरत के साथ, ये जो 2 लिखा हुआ है ये फॉर्मूला के फ्रंट पे लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला के फ्रंट पे लिखा हुआ है, ये वाला 2 कहलाएगा बेसिकली कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोफिशिएंट, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये 2 कहलाएगा कोफिशिएंट। तो हमारा सही आंसर जो होगा यहाँ पर, वो सही आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट। ये हमारा आंसर है। सबस्क्रिप्ट क्या चीज होती है, सबस्क्रिप्ट वो होता है जो नीचे लिखा हुआ होता है, मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। सबस्क्रिप्ट वो होता है जो नीचे लिखा होता है, जैसे कि मैंने 2 को हाईलाइट किया, क्लोरीन के नीचे ही लिखा हुआ है तो ये कहलाएगा सबस्क्रिप्ट जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या लिखा हुआ है, एमसीक्यू नंबर 12 पे लिखा हुआ है द सिंबल डेल्टा रिप्रेजेंट। सिंबल डेल्टा जो है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? जो डेल्टा है बेसिकली वो चेंज रिप्रेजेंट करता है, या डेल्टा रिप्रेजेंट करता है हीट को। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा से मुराद हो जाएगा ऑप्शन बी हीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे कहा जा रहा है कि एन ए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो एन ए बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एवोगाड्रोस नंबर को। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि एवोगाड्रोस नंबर शोज द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आइंस, ये भी शो करता है, न्यूट्रॉन्स भी शो कर सकता है, प्रोटॉन्स भी शो करता है। बेसिकली एवोगाड्रो नंबर शो क्या करता है? एवोगाड्रो नंबर शो करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स किसी भी चीज के हो सकते हैं, पार्टिकल्स एटम्स के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के भी हो सकते हैं, आइंस के भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स के भी हो सकते हैं, प्रोटॉन्स के भी हो सकते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना, हमारा सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है H2SO4, ये हमारा आंसर है। जबकि अगर मैं बाकी केमिकल्स की बात करूं, जो नाइट्रिक एसिड है, जो HNO3 है, ये कहलाता है नाइट्रिक एसिड। HCl कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पे HSO4 कुछ भी नहीं होता, इसलिए हम इसको काट देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का जब उसको एक्सप्रेस किया जाए ग्राम के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है वो कहलाता है मोलर मास। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सैंड इज। जो मट्टी होती है, मट्टी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मट्टी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है SiO2। इसको सिलिका भी कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होता है, देखिए सबसे छोटा नंबर 6 है तो सबको 6 से डिवाइड कर दें, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा कि कार्बन 1, हाइड्रोजन 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 12 आएगा, तो हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 6 से 6 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि CH2O। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे क्या कहा जा रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H2O4, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो कौन सा सब्सटेंस ऐसा है, कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। तो यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा C2H2O4। आप यहाँ पे देखें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? छोटा नंबर है यहाँ पे 2, तो सबको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, जैसे कि कार्बन 1, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 4 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 2। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा CHO2, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर कहा जा रहा है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर? तो देखिए, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसका मोलर मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ऑक्सीजन का 16, टोटल मिला के हो जाएगा 18। तो अगर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मास भी हमारे पास 18 है, मोलर मास भी हमारे पास 18 है, और एवोगाड्रो नंबर है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तो 18 से 18 कटेगा, हमारे पास आंसर आएगा 1। 1 को 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो कि कंपाउंड है? एयर जो है वो बेसिकली मिक्सचर है बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे एलिमेंट्स का। कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, सही है। अगर मैं स्टीम की बात करूंगा तो स्टीम
वाटर H2O, ये स्टीम का फॉर्मूला होता है H2O, और स्टीम एक कंपाउंड है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टीम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इसके बारे में हमने काफी बार बात की है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। इसमें छोटा नंबर है 6, सबको 6 से डिवाइड कर दें तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा C और C1H1 यानी C1H1। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि CH। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे कहा जा रहा है सिंबल ऑफ सिल्वर। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? गैस कीजिए। मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 1, 2, 3। आपने गैस किया होगा सिलिकॉन SI, तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका आंसर अगर आपने SI गैस किया। सिलिकॉन, जो SI होता है बेसिकली वो सिल्वर का सिंबल नहीं है, ये सिंबल है सिलिकॉन का। ठीक है, इस तरह से अगर हम S की बात करेंगे, सिर्फ S, तो ये है सल्फर का। और अगर हम बात करते हैं Hg की, तो ये आंसर है, ये इसका आंसर है मरकरी। ठीक है ना? तो हमारा सही आंसर क्या है? हमारा सही आंसर है Ag। Ag से मुराद है सिल्वर। Ag, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के नाम से कहा जा रहा है कि एवोगाड्रो नंबर का सिंबल क्या है? एवोगाड्रो नंबर का सिंबल, एवोगाड्रो नंबर का सिंबल होता है Na। एन किसी भी चीज का सिंबल नहीं है, तो इसको तो आप काट सकते हैं। जेड से मुराद है एटॉमिक नंबर, जेड से मुराद है एटॉमिक नंबर, और ए से मुराद है मास नंबर। हमारा जो सही आंसर है वो है Na, जो एवोगाड्रो नंबर बताता है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर हमसे पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। यहाँ पे हमारे सारे एमसीक्यूज एंड होते हैं। मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अगर आपने ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखी है और अब हमारे साथ जुड़े रहे, तो क्योंकि ये वीडियो बहुत बहुत तवील है। 1 घंटे के आसपास की ये वीडियो बन गई है। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 की और लेक्चर नंबर 6 की। तो इंशाअल्लाह हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।